हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी IQ में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत की थी, जिसका नाम था क्लाइमेट। और कुछ टॉपिक तो हमने देखे थे, लेकिन कुछ शेष टॉपिक रह गए थे जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून इनका कैसे उत्पत्ति होती है, मानसून कैसे भारत में प्रवेश करता है और कैसे भारत से ये लौटता है, और विभिन्न प्रकार की ITCZ धाराएँ जो होती हैं किस प्रकार इनका आवागमन होता है, इधर से उधर किस प्रकार यहाँ पे आवागमित होती हैं, इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि NCERT में थोड़ा जो सीक्वेंस है इसका आगे पीछे दिया गया है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा मैप से अलग के माध्यम से समझेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लोगों तक, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हों वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, लेकिन इसको हम अच्छे से समझते हैं शुरुआती से, क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लासों में हमने भी बताया था कि जब किसी एरिया का टेम्परेचर अधिक होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और उसकी अपेक्षा जो दूरियाँ होती हैं, जो उससे दूर वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे तापमान निम्न होता है, इस कारण वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। ये आपको पता ही होगा। तो जैसे मान लीजिए हम कोई क्षेत्र लेते हैं और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो गया है, ठीक है, बहुत अधिक है, और जैसे इसका तापमान अधिक जब होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इसका प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा। अब इसका जो टेम्परेचर अधिक हुआ, यहाँ की जो पवनें हुई गर्म होकर यह ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं, ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार उठना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे जैसे ये पौने ऊपर की तरफ उठती गए, यह वाला एरिया था, यहाँ से पौने उठ के ऊपर जा रही हैं, तो इसका मतलब यह स्थान खाली हो गया। अब इस स्थान को भरने के लिए ठंडी जो हवाएं हैं इधर की तरफ प्रवेश करेंगी, या फिर इधर की तरफ यह इसके स्थान को ग्रहण करेंगी। तो कुछ इस प्रकार से ठंडी जलधाराएँ आई और इसका स्थान ले ली, ठीक है, इसका स्थान ले ली। पुनः ये वाला जो ठंडी धाराएं हैं, जो हवाएं हैं, पुनः ये गर्म होंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी। कुछ इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। उसके बाद जब यह ऊपर की तरफ उठेंगी तो यहाँ पे संघनन होगा। संघनन के द्वारा मेघों का निर्माण होगा, यानी कि बादलों का निर्माण होगा। जब यह कुछ दूरी पे अधिक चली जाएंगी, संघनन होने के बाद मेघों का निर्माण होगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ये जो जलधाराएँ जो वायु ऊपर की तरफ गर्म होकर जा रही हैं, यह गर्म है, लेकिन जैसे जैसे यह ऊपर की तरफ जाएंगी धीरे धीरे इनमें ठंडा, ये जो पवनें हैं ठंडी होती चली जाएंगी, और इस कारण वहाँ पे संघनन होगा। संघनन के द्वारा यहाँ पे मेघों का निर्माण होता है, और जब मेघों का निर्माण जब आपस में संतुलन नहीं बना पाते हैं तो यह जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता वर्षा के रूप में अब नीचे बारिश के रूप में नीचे गिर जाती है, ठीक है। अब इसका जो हमने बताया कि यह वाला जो क्षेत्र, गर्म वाला क्षेत्र, यहाँ से टेम्परेचर इसका अधिक हुआ था, प्रेशर कम हुआ था, और परिणाम स्वरूप जो हवाएं हैं गर्म होकर ऊपर उठी थी। अब ये जो क्षेत्र बना, जो गर्म वाला यही क्षेत्र जो है, इसी को हम बोलते हैं ITCZ, ITCZ, इसी को ITCZ कहते हैं, यानी कि अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं यहाँ पे लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण इसका जो तापमान होता है बहुत ही अधिक हाई हो जाता है, और जो प्रेशर होगा वह कम हो जाएगा। तो इसकी यही विशेषता है कि इस वाले जो यानी कि ITCZ वाला जो क्षेत्र बनता है, वहाँ पे जो सूर्य का तापमान होता है, वह जो सूर्य की किरणें होती हैं वहाँ पे लंबवत पड़ती हैं, इस कारण वहाँ का तापमान अधिक हो जाएगा,
प्रेशर कम हो जाएगा, और जब तापमान अधिक होगा तो वहाँ की जो वायु हैं वो गर्म होंगी, और गर्म होंगी तो वह ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद एक धीरे धीरे ऊपर की जब जाएंगी, एक सीमा ऐसा आ जाएगा कि वह ठंडी होंगी। ठंडी होने के कारण यहाँ पे संघनन होगा और बादलों का निर्माण होगा। बादल जब निर्माण होंगे तो अब इनमें आर्द्रता बहुत ही अधिक हो गई है, वे इसको आर्द्रता को संभाल नहीं पा रहे हैं। कौन? बादल। जब संभाल नहीं पाते हैं तो यह वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में यह धरती पे आ जाती है। यानी कि ITCZ वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाती है और वर्षा करने में सहायक होती है। तो अब यहाँ पे आप समझे होंगे, लेकिन अब इनका जो हमारे पृथ्वी है, यानी कि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ITCZ कैसे यहाँ पे निर्मित होता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो इसको हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। कुछ इसे इस प्रकार यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यह हमारा सूर्य है। ये वाला चित्र यहाँ पे सूर्य दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगी हमारी पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी को, जबकि अगर वास्तव में हम देखें तो पृथ्वी हमारी छोटी है सूर्य की अपेक्षा, लेकिन हमने समझाने के लिए यहाँ पे बनाया, इसलिए हम सूर्य को छोटा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इसको यहाँ पे समझाना होगा अधिक, इसलिए इसको हमने बड़ा बनाया है। अब देखिए कि जैसे कि हमारे जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, वह यहाँ पे पहले देखिए कि यहाँ पे विषुवत रेखा है, जिसको हम 0 डिग्री से नाम से जानते हैं। उसके बाद है कर्क रेखा, जिसको 23.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, ये नॉर्थ वाला पोर्शन है। और दक्षिण में हम देखते हैं तो 23.5 डिग्री जो है वह साउथ में है, साउथ में। अब जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वह क्या करती हैं कि इन्हीं, यानी कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इन्हीं के बीच लंबवत पड़ती हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं पोलर रीजन की, यह वाला जो क्षेत्र है, ऊपरी वाला क्षेत्र, एक मिनट, यह जो ऊपरी वाला क्षेत्र है, ये सब इधर की जो ये सब है, यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं। इस कारण हम देख सकते हैं यहाँ पे जब सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती हैं, मान लेते हैं विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ी कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ITCZ का निर्माण होता है। यानी कि जो यह वाला जो क्षेत्र है बहुत अधिक गर्म होगा। अब जब गर्म होगा तो पवने जो वायु हैं वह भी गर्म होंगी, ऊपर जाएंगी, संघनित होगी, मेघ का निर्माण करेंगी, प्लस उसके बाद वर्षा के रूप में नीचे आ जाएंगे। अब यही प्रक्रिया यहाँ पे होती है। अब अगर हम बात करते हैं, जब यही सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पे भी क्या होगी, यहाँ पे भी इसका तापमान बहुत ही अधिक हो जाएगा। जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, संघनन होगा, मेघ का निर्माण होगा, प्लस वर्षा होगी। इसी प्रकार जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे दक्षिण की तरफ, यानी कि मकर की रेखा की तरफ जब आती हैं और मकर रेखा पे जब सीधे लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पे भी इसका तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे भी वायु गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी, संघनन होगा और वर्षा के रूप में, यह बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आएंगी। तो यानी कि इनका कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो रहा है और यहाँ पे वर्षा हो रही है। तो अब हमारी जो, अब इनमें जो सूर्य का जो किरण है वह कभी आपको देखने को मिल रहा कर्क रेखा पे, तो कभी मकर रेखा पे लंबवत पड़ रही है, तो कभी जो हमारी विषुवत रेखा है उस पे मकर रेखा जो सूर्य की किरणें हैं लंबवत पड़ रही हैं। अब यह यहाँ पे लंबवत पड़ना और समय में अंतराल जब होते हुए सूर्य की किरणें का जो अलग अलग रेखाओं पे लंबवत पड़ना, यह कैसे हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आप देखिए। मान लीजिए कि जो हमारा सूर्य है, यह हमारा सूर्य है और जो हमारी पृथ्वी है कुछ इस प्रकार इसके चारों तरफ परिक्रमण कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और एक मिनट, यहाँ पे इस प्रकार से और इस तरह से हमने एक फिगर बना दिया। यह जो रहा हमारा सन, एक मिनट, यह हमारा सन है और यह जो आपको दिख रहा होगा यह अर्थ है, यानी कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का परिक्रमण कर रही है,
जो पृथ्वी है अपने ही अक्ष पे घूर्णन करती है, और जब वो किसी के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वह क्या होता है, परिक्रमण कहते हैं उसको। अब जैसे कि आप देखिए सूर्य का जो हमारी पृथ्वी है चक्कर लगा रही है कुछ इस प्रकार से। तो मान लीजिए कि अब ये हमारा सूर्य है बीच में और सूर्य के ऊपर पृथ्वी आपको दिख रही है, तो इसका जो सीधे वाला ये वाला पोर्शन है यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे लंबवत इस पे पड़ रही हैं। ठीक है, तो लंबवत पड़ रही हैं, इस कारण जो ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वह लंबवत पड़ेंगी, यानी कि वही प्रक्रिया फिर वहाँ पे दोहराई जाएगी। कौन सी? जब संघनन होगा, मेघ निर्माण होगा, वर्षा होगी। अब जैसे जैसे हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आती है, तो अब ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हट जाता है, यानी कि अब दूसरा वाला पोर्शन यहाँ पे, जब जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है अपनी अक्ष पे भी तो घूम रही है, जब घूमने के कारण अब दूसरे वाला क्षेत्र जो है वह हमारे सूर्य के आगे देखने को मिलेगा, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं कुछ इस प्रकार इस पे अपने जो किरणें हैं लंबवत डालेगी। अब उसके बाद फिर से ऐसे हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार यहाँ पे आती है, और फिर उसके बाद इस वाले पोर्शन पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसी प्रकार यहाँ पे। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे जो बार बार अलग अलग रेखाओं यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा पे किस प्रकार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अलग से देखते हैं हम इसको थोड़ा। यहाँ पे मान लेते हैं यह हमारी पृथ्वी है, एक मिनट, हमारी यह पृथ्वी है। ठीक है, अब हम इस पे कुछ रेखाएं बनाते हैं, जैसे कि यह हमारा विषुवत रेखा है, एक मिनट, यह हमारा विषुवत रेखा है जिसको हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। ऊपर कर्क रेखा है जिसको हम 23.5 डिग्री के नाम से जानते हैं, और यह क्या है, नॉर्थ में है, और यहाँ पे साउथ में 23.5 डिग्री साउथ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सूर्य के प्रकाश की जो किरणें अभी हमने आपको दिखाया कि कुछ इस प्रकार से यह हमारे, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विषुवत रेखा पे जो सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं, तो 21 मार्च को, और इसके अलावा 23 सितंबर को जो किरणें होती हैं वह सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा पे, तो वह कर्क रेखा पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वह 21 जून को जो कर्क रेखा है उस पे लंबवत पड़ती है। अगर हम बात करते हैं मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री साउथ की, तो इस पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वह 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती हैं। कब? दिसंबर में, यानी कि जब ठंडी पड़ रही होती है। आज के समय में ठंडी पड़ रही है, तो यानी कि जो हमारा सूर्य है वह मकर रेखा की तरफ पहुंच गया है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे हमने अभी आपको बताया कि यह सूर्य की किरणें किस प्रकार कब लंबवत पड़ती हैं, ये आप देख लिए। अब देखिए कि जब हमारी जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे जो 21 मार्च को जो हमारी विषुवत रेखा है इस पे लंबवत पड़ रही थी, जैसे जैसे यह समय बदलेगा यानी कि समय आगे बढ़ेगा, वह जून की तरफ यानी 21 जून की तरफ जब पहुंचेगा, तो वह उसका जो हमारे सूर्य है वह किधर की तरफ विस्थापित होगा, वह मकर रेखा की तरफ विस्थापित होगा। एक मिनट, यहाँ पे, यानी कि अब जो हमारा जो सूर्य है वह कर्क रेखा पे पहुँच गया। अब आते हैं जून के बाद क्या आएगा, सितंबर। अब इसके आगे तो जो हमारी जो कर्क रेखा है उसके ऊपर तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी नहीं, इस कारण वहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश है वहाँ पे तिरछी पड़ती है। उसके बाद सूर्य का फिर से नीचे की तरफ विस्थापित होगा, यानी कि जब सितंबर आएगा तो सूर्य फिर से वह इधर की साइड मुड़ जाएगा और यह विषुवत रेखा पे पुनः अपनी किरणें जो है लंबवत डालेगा, यानी कि फिर से 23 सितंबर को धीरे धीरे जब सूर्य नीचे की तरफ आएगा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे लंबवत अपनी प्रकाश को डालेगा। अब सितंबर के बाद क्या आएगा, धीरे धीरे दिसंबर का मंथ आएगा। उसके बाद जो हमारे किरणें यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वह अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही हैं कुछ इस प्रकार से। जब नीचे की तरफ जाएंगी अब वह उसके बाद आता है हमारा मकर रेखा,
और यह अब मकर रेखा पर लंबवत अपने प्रकाश की किरणों को डालती हैं। जब 22 दिसंबर आता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत होती हैं। कुछ इसी प्रकार फिर से यह मूव करेंगी और फिर से यह दिसंबर के बाद फिर से आएगा मार्च। दिसंबर के बाद आता है जनवरी, लेकिन हम यहाँ पे लंबवत किरणों की बात कर रहे हैं। तो मार्च जो होता है, अब मतलब कि जो यहाँ पे हमने बताया जून, मार्च और सितंबर और दिसंबर, इन्हीं तीनों महीनों की बात हो रही है ना। इसके परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं दिसंबर के बाद आता है मार्च, यानी कि पुनः अब मकर रेखा से यह फिर से हमारी विषुवत रेखा की तरफ फिर से यह इनका विस्थापन होगा, यानी कि यह क्रम चलता रहता है। इस कारण यहाँ पे देखने को मिलता है हमारे जो सूर्य की किरणें हैं वह इन्हीं तीनों रेखाओं पे लंबवत पड़ती हैं। इस कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ध्रुवीय वाले क्षेत्रों पे नहीं जा पाती हैं। इस कारण यहाँ पे ठंडा वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। और यही जो किरणें इनके बीच जो लंबवत पड़ रही हैं, ये जो किरणें हैं इन्हीं वाले क्षेत्रों में लंबवत पड़ रही हैं। तो इन्हीं जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो अगर इस वाले कर्क रेखा पे अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पे ITCZ का निर्माण होता है। ITCZ का निर्माण होता है। जब यही किरणें जो अगर विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पे जो ITCZ का निर्माण होता है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य का किरण जो होता है इनमें परिवर्तन होता है, मतलब कि दूसरे वाले रेखाओं पे पहुंचता है, उसी के साथ जो हमारा विस्थापित होता है कौन, ITCZ, उसी प्रकार आगे यह बढ़ता है और यह मकर रेखा पे जाता है। फिर से यहाँ पे ITCZ का निर्माण करता है और जब यह ITCZ का निर्माण होगा तो वहाँ पे वायु जो होगी गर्म होगी, यानी कि ITCZ का जो यहाँ पे गुण होता है वह क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ना। और जब लंबवत पड़ेंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा और जो प्रेशर है यानी कि दाब जो है वह कम होगा और वायु जो है गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी। ऊपर जब उठेंगे संघनित होगी, वर्षा होगी, मेघ निर्माण होकर वर्षा होगी। अब आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि आपके घर में AC लगी होगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि AC ऊपर ही क्यों लगती है, नीचे क्यों नहीं लगती है? क्या आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आया था कभी? नहीं आया होगा। लेकिन अगर हम बता दें आपको कि AC ऊपर ही क्यों लगती है, क्योंकि जो हमारे रूम का जो वायु है गर्म होती है और ऊपर उठती है। जब गर्म हवा का गुण होता है कि ऊपर उठना, जब ऊपर उठेगी, मान लीजिए हमारी AC लगी है, ठीक है, यह गर्म हवा ऊपर उठ के जा रही है और AC में जब यहाँ पे इसको मतलब जो ठंडी करती है, जो हवाएं जो AC क्या करती है, हवा को ठंडी करती हैं। जब ठंडी हवा होती है तो ठंडी हवा का गुण क्या होता है, नीचे की तरफ आना। जब यह ठंडी होकर नीचे की तरफ आएगी तभी ना हमें AC का जो मतलब जो गुण होता है ठंडे होकर नीचे आना, तभी ना यह क्या करेगी कि हमें ठंडे की अनुभूति कराएगी। तो यही इसका मेन कारण होता है कि AC ऊपर लगाई जाती है, ना कि ज़मीन के सतहों पर। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं। अब हमने यहाँ पे जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा की बात कर ली, लेकिन अगर हम भारत की स्थिति देखें तो हमारी जो भारत है वह भारत कहाँ पे स्थित है, तो वह कर्क रेखा विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ पे स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी भारत की। यहीं पे भारत स्थित है, ठीक है। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में और आधा भाग आपको देखने को मिलेगा इससे ऊपर है। अब यहाँ पे जो हमारी भारत है, भारत को जो कर्क रेखा है वह 2 भागों में बांट रही है। यहाँ पे इस प्रकार से 2 भागों में बांटती है और जैसे जैसे यहाँ पे जो विषुवत रेखा पे ITCZ धाराएं हैं वह जैसे जैसे ऊपर की तरफ यानी कि कर्क रेखा की तरफ प्रवेश करती जाएंगी, यानी कि आवागमित होती जाएंगी। अब कर्क रेखा जो ITCZ है वह भारत में प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश करके वहाँ पे भी वर्षा कराता है और यह किस प्रकार होता है हम देखते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट रह गया, हम आपको बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं, जिसको नहीं पता है वह जान सकेंगे कि कर्क रेखा पे जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो यानी कि ग्रीष्म में वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा, गर्मी बहुत अधिक होगी। गर्मी होने के कारण वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कि जो वहाँ का दिन होता है वह बहुत अधिक होगा।
यानी कि इस वाली रेखा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिन अधिक होगा मतलब लंबा होगा और रातें जो हैं छोटी होती हैं। इस कारण कहा जाता है कि 21 जून को सबसे लंबा दिन और रातें छोटी होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को वहाँ की दिन और रात दोनों बराबर होती हैं। इनमें कोई अंतराल नहीं मतलब ज़्यादा इनमें अंतर देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये विषुवत रेखा पे स्थित है, मतलब कि लंबवत यहाँ पे पड़ती है। सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ पे लंबवत पड़ती है, जैसा कि पिछले क्लासों में हमने बताया था आपको। अगर बात करते हैं मकर रेखा की, तो मकर रेखा पे 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, किरणें उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे दिन होता है वह लंबा होगा और रातें छोटी होंगी। अब उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है विश्व का, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे दिन और रात 24 घंटे से भी बड़ी होती हैं। आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं पता तो हम ही बता देते हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है हमारा ये वाला रीजन, यहाँ पे जो दिन और रातें हैं 24 घंटे से भी बड़ी होती हैं। क्योंकि यहाँ का एक जो दिन होता है वह 6 महीने के लिए दिन होता है और रातें जो होती हैं वह 6 महीने के लिए रातें होती हैं। इस कारण यहाँ पे जो दिन और रातें हैं वह 24 घंटे से भी बड़ी होती हैं, बाकी और क्षेत्रों के अलावा अगर हम इसी क्षेत्र की बात करें तो। बाकी आगे हम देखते हैं कि भारत में ITCZ का किस प्रकार प्रवेश होता है और किस प्रकार मानसूनों का आवागमन होता है, मतलब कि यहाँ पे आते हैं मानसून, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपको एक भारत का मैप दिख रहा होगा, इससे हम समझते हैं कि भारत में किस प्रकार ITCZ जो है आता है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा यह विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए कि अभी हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा सूर्य की किरणें हैं वह विषुवत रेखा पे लंबवत कब पड़ती हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि 21 जो मार्च है और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं लंबवत पड़ती हैं। मान लेते हैं कि जो ITCZ धाराएं हैं यह विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ रही हैं। अब यह क्या करेंगी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगी, यानी कि कर्क रेखा की तरफ इनका मूव होगा। और जब यह कर्क रेखा पे पहुंचेंगी, कर्क रेखा अब कहाँ पे स्थित है आप जानते ही होंगे कि जो हमारी कर्क रेखा है कुछ इस प्रकार इसकी लोकेशन है, यहाँ पे कर्क रेखा स्थित है, ठीक है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। अब ये जो सूर्य की किरणें हैं यानी कि जो हमारा ITCZ है, यह वाला क्षेत्र ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि मान लीजिए यह हमारा जो है ITCZ है, धाराएं हैं, यह इस प्रकार यहाँ पे अभिव्याप्त हैं, इस प्रकार व्याप्त हैं, यानी कि आप यहाँ पे देखिए। उसके बाद यह भारत के दक्षिणी वाले बिंदु पर यह यहाँ पे प्रवेश करता है इस प्रकार से, यानी कि 1 जून से यह यहाँ पे कहाँ पे प्रवेश करेगा, केरल के तट वाले क्षेत्र पे प्रवेश करेगा। यानी कि जब यह ITCZ धाराएं क्या हैं केरल वाले क्षेत्र में यहाँ पे तापमान अधिक करेंगी, प्रेशर कम होगा और संघनन होगा। संघनन होने के बाद मेघों का निर्माण होकर वर्षा होगी, यानी कि केरल में भारी मात्रा में वर्षा होगी। लेकिन अभी यहाँ पे मानसून नहीं आया है, ठीक है। वर्षा तो हो रही है ITCZ के कारण, लेकिन भारत में अभी मानसून नहीं आया है। उसके बाद जो ITCZ धाराएं हैं अब कुछ इस प्रकार से आप देखिए कि यह कर्नाटक वाले क्षेत्रों में जाती है, यानी कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। और जो बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, ये वाली बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिल रही है, 1 मिनट, यह बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र में यह क्या है, अरब सागर है। और जब यह आप देखिए यहाँ पे जो हमारी ITCZ धाराएं हैं, कुछ यहाँ पे इसका जो तापमान है वह गर्म होगा, वायु ऊपर की तरफ उठेंगी। जब वायु ऊपर की तरफ उठेंगी ना तो इसके यहाँ पे तो ये वाला स्थान खाली हो गया, ये वाला स्थान। अब
जो बंगाल की खाड़ी जो वाला यहाँ पे जलीय क्षेत्र है यानी कि सागरीय क्षेत्र है, और ये अरब सागर का सागरीय क्षेत्र, ये आर्द्रता को लेकर यहाँ पे इसका स्थान भर लेंगी, यानी कि जो एक खाली स्थान हुआ था इसके स्थान पे जाके भर जाएंगी। और यहाँ पे पुनः ये जो गर्म हवाएं हैं ऊपर की तरफ उठेंगी, बादलों का निर्माण होगा, वर्षा होगी। लेकिन अभी भी मानसून नहीं आया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ इस प्रकार से जब यह ऊपर एमपी की तरफ जाएंगी तो यहाँ पे एमपी में खूब वर्षा करेंगी, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यहाँ पे जल को अपने साथ मतलब कि जल, इनमें ठंडी जो जलधाराएं हैं आर्द्रता को लेकर इसका स्थान ग्रहण करेंगी। वायु गर्म होगी, ऊपर की तरफ उठेगी और वर्षा होगी पर्याप्त मात्रा में, भारी मात्रा में मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन अभी भी मानसून नहीं आया है। उसके बाद पहुँचता है IT से जेड धारा कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पे पहुंचता है तो यहाँ का तापमान बहुत ही अधिक हाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। कब? हमने बताया अभी पीछे कि 21 जून को जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वह जो कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। जब यहाँ पे कर्क रेखा पे जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, टेम्परेचर अधिक होगा और जो प्रेशर है कम होगा, जो यहाँ पे गर्म हवाएं हैं ऊपर की तरफ उठेंगी, और जो हमारी जो अभी हमने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ये आर्द्रता को ग्रहण कर हवाएं, जो ठंडी हवाएं हैं वह कहाँ पे मूव करेंगी, यहाँ पे जो हमारी कर्क रेखा है यहाँ पे यह मूव कर्क रेखा की तरफ ही क्यों मूव कर रही हैं। हमने बताया अभी पीछे कि जो यहाँ पे जो हमारा ITCZ है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पे गर्म हवा क्षेत्र बन जा रहा है, यानी कि लो प्रेशर बन रहा है। और जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है। लेकिन जो यहाँ पे आर्द्रता अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है वह कर्क रेखा को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जब पर्याप्त नहीं है इसको अन्य हवाओं की, अन्य वायु की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अन्य जो पवनें हैं इनको भरने के लिए इनके लिए आवश्यकता पड़ती है। इस कारण यहाँ पे दूसरी पवन आएगी और इसके स्थान को भरेगी, तब जाके यहाँ पे मानसून आएगा। इसके पहले जितनी भी जगह हमने अभी देखा कि वर्षा हो रही थी यहाँ पे, ये सब क्या कहलाता है? इन सब को हम कहते हैं प्री मानसून, यानी कि यह पहले ही आ गया तो इसको क्या कहते हैं? प्री मानसून। एक मिनट, मानसून, ठीक है, इसको कहते हैं प्री मानसून। जब कर्क रेखा पर सूर्य जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी की जो हमारी जो आर्द्रता है ये प्लस जो अन्य अभी हम बताने जा रहे हैं जो हवाएं हैं उनको जो आर्द्रता अपने साथ लेकर आती हैं, तब जाके यहाँ पे मानसून का आवागमन होता है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ पॉइंट और हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जब हमने यहाँ पे अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो तापमान है अधिक हो जाता है कहाँ पे? इस कर्क रेखा पर। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि समझ नहीं आएगा इस तरह से। यहाँ पे हमने कर्क रेखा बताया था, इस प्रकार से कर्क रेखा पे जब तापमान अधिक होगा यहाँ पे, यानी कि ITCZ धाराएं बन रही है, टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो जा रहा है। इस कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्थ वाले स्टेट हैं यहाँ पे बहुत ही अधिक गर्मी पाई जाएगी, भीषण गर्मी। और आपको देखने को मिलेगा कि न्यूज़ में चर्चा में हो जाता है कि हीट वेव, यानी कि अगर हम नॉर्थ स्टेट की बात करें यूपी बिहार की, तो इनको गाँव की भाषा में या फिर स्थानीय भाषा में इनको लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको लू के नाम से जाना जाता है। और यह हीट वेव इतनी अधिक हो जाती हैं इनके कारण यहाँ पे कई लोगों की मृत्यु होने लगती है। इस उत्तर भारत में जब ITCZ धाराएं जब प्रवेश करती हैं तो अपने साथ दो कंडीशन को उत्पन्न करती हैं। एक तो होता है लू और दूसरा होता है कि जो हमारे देखने को मिलता है कि वर्षा अधिक भी, मतलब कि मूसलाधार वर्षा, यानी कि दो कारकों की उत्पत्ति करता है कौन? ITCZ धारा। जब इन दो कारकों में जो पहला तो हो गया लू और दूसरा हो गया मूसलाधार वर्षा। अब अगर आप देखते होंगे कि न्यूज़ में अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है, तो इन मृत्यु का कारण क्या है? क्या लोग डिहाइड्रेशन के कारण मर रहे हैं? जो ये लू हो रहा है तो क्या इनमें जल की कमी के कारण ये लोग मर रहे हैं?
क्या ऐसा पॉसिबल है? भारत में गंगा, यमुना और अधिक ब्रह्मपुत्र नदियाँ भी आती हैं और कई प्रकार की गंडक, कोसी, सोन नदी, विभिन्न प्रकार की नदियाँ भारत में हैं और इनमें इतने जल अधिक होने के कारण क्या यहाँ के लोग जल के कमी के कारण मर सकते हैं? तो इनके मरने का कारण यह नहीं होता है। आपको बता दूं कि जो हीट वेव होता है, जो हमारा हीट वेव होता है, हीट वेव, जो यह हीट वेव होता है एक प्रकार की माइक्रोवेव होती है। जब यह माइक्रोवेव चलना स्टार्ट करती है तो यह क्या करती है, हमारे बॉडी की सेल को डिस्ट्रॉय करती है। अब ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है तो यानी कि यह जो क्या करती है, जो हीट वेव, वह सेल लेवल पे ब्लड की क्लॉटिंग करती है। जब ब्लड की क्लॉटिंग करेगी तो व्यक्ति की आपको देखने को मिल जाएगा डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो क्या व्यक्ति की अधिकांश मात्रा में लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि लू के समय यानी कि हीट वेव के समय लोगों का मरना, यानी कि डिहाइड्रेशन ना हो के कारक वहाँ पे भूमिका निभाता है वहाँ पे माइक्रोवेव। कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्तियों को हैमरेज हो जाता है, यानी कि ब्रेन हैमरेज हो जाता है। अब हमने कंडीशन तो बताई है, यह सब स्थिति हम कहाँ देख रहे हैं, यह वाले भारत के नॉर्थ वाले क्षेत्र में, जहाँ पे भारत में अधिक गर्मी पाई जा रही है, यानी कि जो भीषण गर्मी हो रही है, यहाँ पे कंडीशन उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज के कारण, मानव द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण पर्यावरण में, तो यहाँ पे हम देखते हैं यूके यानी कि ब्रिटिश वाले क्षेत्र में, जहाँ पे यूरोप वाले क्षेत्र में, जहाँ पे अधिक मात्रा में बर्फ़ जमी होती है, वहाँ पे ठंडा एरिया है, लेकिन वहाँ पे भी हीट वेव उत्पन्न हो रही है। जबकि वहाँ पे शीतोष्ण वाला क्षेत्र है, उष्ण वाला क्षेत्र नहीं है, फिर भी वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, लू की कंडीशन के उत्पन्न होने के कारण इसका लोग सामना कर रहे हैं। यह सब स्थिति क्यों बन रही है? तो यह सब का जो प्रमुख कारण है वह है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यह जो हमने पॉइंट बताया, आप इसको अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। यानी कि जो अब हमारा जो क्या है, जो हमारा कर्क रेखा है, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कलर, जो कर्क रेखा है, रेखा पर ITC-Z धाराएं जो हैं अधिक होने के कारण यहाँ पे जो तापमान है वह अधिक हो जा रहा है। मूसलाधार वर्षा हो रही है, हीट वेव उत्पन्न हो रही है। मूसलाधार वर्षा होने के कारण यहाँ पे देखने को मिलता है कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है, यानी कि ओले पड़ते हैं और भयानक यानी कि मूसलाधार वर्षा होती है। और जब यह मूसलाधार वर्षा पश्चिम बंगाल में होती है तो इसको लोग नाम देते हैं। और यह पश्चिम बंगाल में कब होती है? तो पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में यहाँ पे यह वर्षा होती है। इस कारण पश्चिम बंगाल में इस वर्षा को हम नाम देते हैं काल वैशाखी। क्या नाम देते हैं? काल वैशाखी। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि यह वैशाख के महीने में उत्पन्न हो रही है, इस कारण इसको हम नाम देते हैं काल वैशाखी। ग्रीष्म ऋतु के अंत में, यानी कि जब गर्मी का सीजन ख़त्म होता है धीरे धीरे, तो कर्नाटक एवं केरल वाले पूर्वी मानसून वर्षा जब होती है, यानी कि जब यहाँ पे हमने दिखाया कि पूर्व मानसून यानी कि प्री मानसून जब आया था, तो यहाँ पे जो भी वर्षा हो रही है वहाँ पे उस वर्षा के कारण आम जो होते हैं जल्दी से पक जाते हैं। इस कारण इसको हमको कहते हैं, इस वाले क्षेत्र में इसको हम कहते हैं आम्र वर्षा। ठीक है, आम्र वर्षा किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगर हम केरल में देखते हैं, केरल वाले क्षेत्र में एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको हम कहते हैं चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं अब कि मानसून का किस प्रकार भारत में आवागमन होता है, किस प्रकार अन्य जो हमारी पवनें हैं, किस प्रकार वह कर्क रेखा पर जो हमने अभी देखा था ITC-Z के लिए एक अन्य जो पवन है उसकी आवश्यकता पड़ रही है, किस प्रकार से और कहाँ से वह पवनें आती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब इस मैप में आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा विश्व का मैप।
ठीक है। अब इसको हम जूम कर लेते हैं क्योंकि जब जहाँ पे हमारी आवश्यकता है उस वाले पार्ट को आपको दिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देखिए यह क्या रहा है, हमारा विश्व का मैप, और हम आ गए हिंद महासागर वाले क्षेत्र में। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह 0 डिग्री जो विषुवत रेखा यहाँ से होके गुजर रही है। और यहाँ पे कर्क रेखा जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। और यहाँ पे जो हमारा मकर रेखा है कुछ इस प्रकार से। अब आपको पता होगा, हमने पिछले क्लासों में अगर हमारी क्लासों को अच्छे से आप किए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने व्यापारिक पवन के बारे में बात किया था। अब व्यापारिक पवन क्या होती हैं कि व्यापारिक पवन कुछ इस प्रकार से यहाँ से आती हैं और यह कर्क जो विषुवत रेखा हमारी है वह विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं। इनका कुछ इस प्रकार से आवागमन होता है। लेकिन हमें यहाँ पे नॉर्थ वाले यहाँ पे जो व्यापारिक पवन है इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे हमारा ITC-जेट का निर्माण हो रहा है, यही हमारा भारत है ना। तो जब यहाँ भारत पे ITC-जेट का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे जो गर्म धाराएं जो गर्म हवाएं जो हैं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, इसके लिए जो बंगाल की अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है और ये अरब सागर है, यहाँ पे जो आर्द्रता है इसके लिए पर्याप्त नहीं है इसकी जगह भरने के लिए। अब हमें एक अन्य पवन की आवश्यकता होती है जो कि इसकी जो जगह खाली जगह है इसको भरेगी। वह पवन अब यहाँ से आती है, यहाँ से आएगी। आपको हमने बताया था कि जब साउथ गोलार्ध में अगर हम देखें, साउथ में देखें तो जो पवनें होती हैं वह अपने लेफ़्ट की ओर मुड़ जाती हैं। मान लेते हैं इस हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए इन पवनों का कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जाना होगा, सीधे जा सकती हैं। लेकिन जब यह इस वाले गोलार्ध में आती हैं, अब ये कौन सी पवनें हैं, इसका नाम क्या आपको पता है? इसका नाम है व्यापारिक पवन। ठीक है, इसको ट्रेड विंड भी के नाम से हम जानते हैं। यह पवनें ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार से जाएंगी और जा सकती हैं, जाएंगी नहीं। ठीक है, क्यों? यहाँ पे ऊपर की तरफ एक मिनट, कलर तो थोड़ा हम अच्छे से ले लें जो कि आपको अच्छे से दिख सके। अब देखिए कुछ इस प्रकार से ऊपर जा सकती हैं लेकिन यहाँ पे नहीं जाएंगे। क्यों? अब जब इस वाले गोलार्ध में यानी कि विषुवत रेखा के पास जब यहाँ पे आ जाती हैं तो यह अपने थोड़ा सा बाएं की तरफ मुड़ेंगे, कुछ इस प्रकार से इधर मुड़ेंगी। कलर आपको दिख रहा होगा ना? ठीक है, यहाँ पे जब ये अपने बाएं की तरफ मुड़ जाती है यानी कि ये पौने कुछ इस प्रकार से चलेंगी, इधर से इस तरह से जा रही हैं। कोरियोलिस बल के कारण इधर से बाएं की तरफ मुड़ गई। लेकिन अब इसके बीच में आ जाता है हमारा यह विषुवत रेखा। और जब विषुवत रेखा पड़ गई तो कोरियोलिस बल के कारण यह पुनः टर्न ले लेंगी और यह इनकी जो उत्तरी गोलार्ध में हमने बताया था जो हवाएं हैं वह अपने दक्षिण की तरफ दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं, दाहिने वाले इधर आप यानी कि इधर वाले क्षेत्र में। अब इस प्रकार से ये मुड़ गई और पूरे दक्षिण एशिया में कुछ इस प्रकार से इनका आवागमन होगा और यह जाके कर्क रेखा पे जो जगह खाली हुई थी उसका स्थान ग्रहण कर लेंगी। और ऐसे ही खाली ही नहीं जा रही बल्कि वे अपने साथ जो हिंद महासागर है उसके आर्द्रता को, बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता को, प्लस जो अरब सागर है उसकी आर्द्रता को अपने साथ लेकर जाती हैं। और यहाँ पे जब हवाएं इसका स्थान ग्रहण करती हैं और यहाँ पे भयानक मात्रा में यानी कि भीषण मात्रा में मूसलाधार वर्षा होती है और इसी को कहते हैं मानसून आ गया है। और अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक भारत के मैप में कैसे भारत में यह जो मानसून है यह प्रवेश करता है। तो चलिए हम देखते हैं भारत के मैप में। यह देखिए हमारा भारत का मैप है। अब जब हमारी जो हवाएं हैं वह प्रवेश करती हैं यानी कि जो ये हवाएं अभी हमने आपको दिखाया कुछ इस प्रकार से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ये अपने साथ जो आर्द्रता है इसको उठा के ले जाती हैं और कर्क रेखा की तरफ। लेकिन अभी हम बात करें जब इस प्रकार से जब विषुवत रेखा को पार करती है इस प्रकार से जब ये हवाएं आती हैं ना तो 2 भागों में बंट जाती हैं। एक होता है 2 शाखाओं में बंटती हैं, एक अरब सागर की शाखा
जो कि अरब सागर की तरफ बनती हैं, और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा, और इस प्रकार दो भागों में बढ़ जाती हैं। ये आपको दिख रहा होगा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो कि वी आकार का है, इस प्रकार से कुछ है। तो इस कारण बीच में जब ये पड़ता है तो ये जो हवाएं हैं दो भागों में यानी कि दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक होता है अरब सागर की शाखा, दूसरा होता है बंगाल की शाखा। अब हम इसको अलग जो अरब रंग है इसको हम करते हैं ताकि समझ में आए। अरब जो सागर की शाखा है कुछ इस प्रकार से, एक मिनट, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जाती है, और जो हमें दिख रहा होगा यह जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र यहाँ पे जाती हैं और वर्षा कराती हैं भयानक मात्रा में। यहाँ पे वर्षा होती है। अब वर्षा भयानक मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस पश्चिमी घाट में पहाड़ की स्थिति है, जिस कारण यह ऊपर हवाएं उठेंगी और गर्म होकर संघनन करेंगी, मेघ निर्माण होगा और वर्षा होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बिंद वाला क्षेत्र दिख रहा होगा यहाँ पे, और यह सतपुड़ा वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, और यहाँ पे अरावली रेंज दिख रही होगी आपको। ठीक है, अब यह आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार इनका आगे यहाँ पे आगे की तरफ यह बढ़ती हैं। अब यहाँ पे बिंद वाले क्षेत्र से ऐसे होते हुए जाती हैं, एक मिनट, यहाँ पे वर्षा तो की कहाँ पे, हमारे पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट पे खूब अच्छे से मतलब ये जो अधिक मात्रा में वर्षा होती है उसके बाद यह ऊपर की तरफ जाती हैं और बिंद वाले रेंज में यहाँ पे वर्षा करते हुए आगे की तरफ यह बढ़ती हैं और सतपुड़ा वाले रेंज की तरफ। अब उसके बाद जो हमारी आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा ये अरावली वाला रेंज है, दिख तो नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम कर देते हैं, यह देखिए। यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वर्षा करती हैं। कौन? जो अरब सागर की जो शाखाएं हैं यहाँ पे वर्षा करती हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट पे। उसके बाद यह बिंद वाले क्षेत्र को यहाँ पे इसके जो इनके बीच की जो जगह होती है इनसे होकर यहाँ पे वर्षा करती हैं। कहाँ पे? बिंद रेंज और जो सतपुड़ा वाले रेंज है इनके बीच में। अरावली जो रेंज है थोड़ा ऊपर की तरफ उठी हुई है, मतलब कि ये सीधे है। देखिए यहाँ पे फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यह हमारा अरावली, और कुछ इस प्रकार से ऊपर यहाँ पे 3 स्टेट और प्लस दिल्ली तक इसका विस्तार है, जिस कारण यहाँ पे जब हवाएं ये चलेंगी यानी कि जो पवनें चलेंगे कुछ इस प्रकार इसी के समानांतर होके ऊपर की तरफ आगे चले जाएंगे। अरावली वाले रेंज में बहुत ही कम वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि ये समानांतर है, किसी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न कर रही है इन हवाओं के बीच में, इस कारण यह सीधे ऊपर चली जाएंगी और हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले इन सब वाले क्षेत्र में वर्षा करेंगी। अब इन सब वर्षा में हो गया। अब उसके बाद ऊपर आता है हिमालय पर्वत। ठीक है, जब हिमालय पर्वत आता है तो वहाँ पे अवरोध का काम करता है, इस कारण वह मुड़ कर टर्न ले लेती हैं और हिमालय के तराई वाले रीजन में कुछ इस प्रकार मुड़कर यहाँ पे वर्षा करती हैं अच्छी मात्रा में। अब हम बात करते हैं, ये तो रहा हमारा जो अरब सागर वाली खाड़ी का क्षेत्र। अब हमारा जो अगर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी वाले जो क्षेत्र का, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएँ हैं वह उन्हें यहाँ पे नीचे अभी हम बैक करते हैं तो ये जो हमने बनाया है वह हट जाएगा। इस कारण यहाँ पे आप समझिए कि जब केरल वाला लास्ट वाला हिस्सा है कुछ यहाँ पे दूसरी भागों में बट जाती हैं और ये सीधे इनके बीच का कोई अवरोध नहीं है, तो वह सीधे क्या करती हैं आगे की तरफ बढ़ती हैं और जाके हमारे जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ मिलती हैं। गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी मिल रही हैं इससे टकराती हैं और टकराने के बाद यहाँ पे ये जो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी है अपने साथ यहाँ से आर्द्रता को लेके जा रही है ना, बंगाल की खाड़ी से जो शाखा गुजर रही है वह अपने साथ जो आर्द्रता को लेके जा रही है। इस कारण यहाँ पे अधिक मात्रा में आर्द्रता होने के कारण जैसे ही यहाँ पे पहाड़ियों से टकराएगी वह भारी मात्रा में वर्षा करेगी।
यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपने पढ़ा होगा कि मानसीराम और जो चेरापूंजी है विश्व में सबसे अधिक वर्षा इसी वाले रेंज में होती है, क्योंकि यह तो अपने साथ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की जो आर्द्रता है उसको अपने साथ लेके जा रही है। इस कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 400 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। तो यहाँ पे अब समझ में आया होगा आपको। अब ये जो हवाएं हैं, जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं, कुछ यहाँ पे वर्षा इस प्रकार करती हैं और ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि हिमालय है, हिमालय से टकराती हैं और टर्न ले लेती हैं पूर्व की तरफ, यानी कि हमारे बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी वाले क्षेत्र में जाके वर्षा करती हैं अच्छी मात्रा में। इस प्रकार से इनका वर्षा होता है। ठीक है, अब वर्षा होता है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यह वाला जो क्षेत्र है, यह पूर्वी घाट का यह वाला क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये समानांतर होकर गुजर जा रही है ना ये वर्षा। लेकिन जब यहाँ पे एक और यहाँ पे आईटीसी जेट धाराएं बनती है, जिसको हम सोमालिया की जो जेट धाराएं बोलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ से होके गुजरती है इधर से। यहाँ पे इसका जो सोमालिया का आईटीसी जेट धाराएं का निर्माण होता है और यहाँ पे जाके वर्षा करती है, कहाँ पे? हमारे पश्चिमी घाट पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इतना ही नहीं, इस प्रकार तो वर्षा हमारी जो अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ी वाली है, जो मानसून है, यह तो अरब जो पूर्वी घाट पे यह क्षेत्र अपना छोड़ दिया। इस कारण आपको देखने को मिलेगा जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है और बाकी वाले क्षेत्रों में वर्षा होती है और इसी को बोलते हैं कि मानसून आ गया। आपने देखा होगा किस प्रकार अब पूरे भारत में वर्षा हो रही है, लेकिन तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे छूट गया। अब जैसे जैसे अब जैसे जैसे यहाँ पे जून वाले क्षेत्र में, यानी कि जब 21 जून आया था कर्क रेखा पे, तभी यह जाके पौने जो मानसून हमारा यहाँ पे आया था। तो जैसे जैसे अब ये मानसून अब तो पूरे भारत में वर्षा करा लिया और उसके बाद मानसून ये क्या करेगा? लौटेगा, यानी कि भारत से अब पीछे की तरफ हटेगा मानसून। जब मानसून पीछे की तरफ हटेगा तो यहाँ पे यानी कि जो मानसून है यह अभी तो कर्क रेखा पे आईटीसी जेट बना था, अब वह धीरे धीरे कहाँ पे प्रवेश करेगा? अब वह विषुवत रेखा की तरफ जाएगा, यानी कि अब उसको 21 मार्च अब आने वाला है और 23 सितंबर, तो यह 21 मार्च आने वाला है। यानी कि अभी 21 जून पे हमारी कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत थी। अब जून के बाद आता है सितंबर, सितंबर के बाद यह क्या करेंगी? वह विषुवत रेखा की तरफ टर्न लेंगी। उसके बाद वह धीरे धीरे जाएंगे कहाँ पे? मकर रेखा पे। यानी कि जब मकर रेखा की तरफ प्रवेश करेंगी तो हमारे उत्तर वाले यानी कि हमारे भारत में आ जाएगी शीत ऋतु। जब शीत ऋतु आ जाएगी, यानी कि जब ये पीछे की तरफ मानसून हट रहा है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के दौरान हम देखते हैं जो सूर्य की किरणें हैं अब थोड़ा मतलब आभासी हमें प्रतीत होती हैं। अब अक्टूबर एवं नवंबर का जो महीना होता है, गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल यह होता है। ठीक है, तापमान पीछे की तरफ, जैसे कि एक हम आपको चीज़ बता दें कि जैसे ही मानसून पीछे की तरफ हटा, कलर चेंज कर लेते हैं, पीछे की तरफ जो हमारा मानसून, जब ये वाला जो क्षेत्र है अब पीछे की तरफ इधर से हट रहा है, तो अब क्या करती है हमारी जो मानसून है यह पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पे वर्षा करती है। यानी कि सब जगह वर्षा तो हो गई, लेकिन अब पूर्वी घाट में वर्षा हो रही है किसके कारण? जो मानसून हमारा लौट रहा है। इस कारण अब यहाँ पे जो हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो छूटा था, अब यहाँ पे अच्छी मात्रा में वर्षा होगी। किसके कारण? जब मानसून पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे वर्षा हो रही है, इस कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस समय भी जो तमिलनाडु है यहाँ पे भी इस समय भी धान की खेती होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तरी स्टेट की, मतलब कि यूपी, बिहार, पंजाब, इस सब की बात करते हैं, तो यहाँ पे गेहूँ की खेती हो रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शीत ऋतु है और शीत ऋतु में जो गेहूँ की खेती अच्छी मानी जाती है। लेकिन वर्षा हो रही है तमिलनाडु में, जो हमारा धान की खेती है उसके लिए जो हमारा वर्षा है अधिक चाहिए होता है। इस कारण यहाँ पे धान की खेती अच्छी पाई जाती है। अब यह मानसून धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव हुआ,
मूव होने के कारण अब क्या होगा कि अक्टूबर एवं नवंबर का महीना अब गर्म से शीत ऋतु में परिवर्तित होगा। मानसून की वापसी होने से मौसम आपको देखने को मिलेगा एकदम साफ हो जाएगा। तापमान में अब थोड़ा कमी आने लगेगी। दिन का तापमान तो उच्च रहेगा, लेकिन जो ठंडी रातें होंगी वह ठंडी होती हैं। जो उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण जो दिन का मौसम होता है असहाय हो जाता है। इस कारण यहाँ पे हमें क्वार की उमस के नाम से इसको हम जानते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो नॉर्थ वाला रीजन है, यानी कि जो कर्क रेखा वाला रीजन है, यहाँ पे अब सूर्य यहाँ पे जो ITC-Z धरा हुआ है तो गई कहाँ पे, मकर रेखा पे, यानी कि हमारे तरफ सूर्य यहाँ पर हमारी तरफ गर्मी जो शीत ऋतु है ये वाला क्षेत्र आ जाए, मतलब शीत ऋतु आ जाएगी। और जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है यानी कि मकर रेखा पे अब वहाँ पे गर्मी पड़ेगी। यानी कि जिस समय हम रजाई मतलब कि रजाई में लोग रहते हैं उस समय अब जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है वहाँ पे लोग सूती वस्त्र पहन के ही अपने दिन को गुजारते हैं, यानी कि अपने जीवन को गुजारते हैं। इनका अंतर यही है कि जिस समय हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही थी वहाँ पे शीत ऋतु थी। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं कि यह ऋतु क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसके पहले हम जब स्टार्ट करें आगे की कोई टॉपिक, इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर मतलब कि अगर हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बाकी लोगों तक शेयर कर दीजिए। और यह भी हमने अभी अच्छे से सब अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शीत ऋतु क्या है, वही नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक जाता है। यहाँ पे तापमान कम हो जाता है। यही सब बातें हैं जो कि हमने अच्छे से जब मैप में समझ लिया तो इनको समझना तो बहुत ही छोटी बात है। यह लू के बारे में भी हमने अच्छे से बता दिया, ग्रीष्म ऋतु, ये सब जो यहाँ पे तापमान अधिक हो जाता है तो यह सब भी कवर हो गया। मानसून का भारत में किस प्रकार आगमन होता है, यानी कि जून से यह प्रारंभ होता है, 21 जून तक जब यह कर्क रेखा पे पहुँचता है तो मानसून आ जाता है भारत में। और इस प्रकार से यहाँ पे हमने अच्छे से देखा और मैप को भी अच्छे से हमने देख लिया। तो और इस मैप को आप बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप कहीं भी जो यहाँ पे जब मेंस आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, हमने इस सब के बारे में भी अच्छे से बात कर लिया। मानसून किस प्रकार वापस जाता है और मौसम परिवर्तन होता है, इनको भी हमने अच्छे से देख लिया। वर्षा का वितरण आपको हमने मैप में ही समझा दिया कि यहाँ पे जब इस वाले क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में। और जब हम बात करते हैं कि इस वाले क्षेत्र में यानी कि पूर्वी वाली स्टेट में तो यहाँ पे 400 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जो कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, चेरापूंजी और मानसीराम में। और यहाँ पे जब राजस्थान में पहुँचती है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। क्योंकि अरावली जो रेंज है वह सीधी यानी कि खड़ी हुई है। खड़ी के मतलब इसका जो ढलान है मतलब खड़ा हुआ है। इस कारण जो हमारी जो अरब सागर की जो यहाँ पे शाखाएँ हैं वह सीधे निकल जाती है। इस कारण यहाँ पे भी वर्षा कम होती है। तो यह सब हमने अभी अच्छे से जान लिया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यह हमारा कोई छूटा है। यह यहाँ पे मैप बताया गया है कि कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, कहाँ पे कम होती है। यानी कि जो डार्क ब्लू वाला जो यहाँ पे दिखाया गया है, डार्क ब्लू वाला, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा हो रही है। यानी कि पश्चिमी घाट में सबसे अधिक वर्षा, फिर यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा और इस वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा। जैसे जैसे इसका जो डार्कनेस है वह कम होता गया है, वहाँ पे सबसे कम वर्षा पाई जाती है। तो यह मैप में आपको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यह वाला जो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और इनके अंतर क्या है, इस सबको बताना है। और वस्तुनिष्ठ अध्ययन के जो दृष्टिकोण से बाढ़ एक आपदा है, इसका मूल्यांकन करना है। तो आज के समय में बाढ़, शहरी बाढ़, ग्लोफ यानी कि GLOF, यह जो है परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोफ है इसकी जो संभावनाएं बहुत अधिक अब क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ गई हैं। उसके बाद यह जो मानसून, इसको हम देख लेते हैं एक बार। अभी हम देख लेते हैं मानसून एकता का परिचायक है। यह किस प्रकार यहाँ पे बुक समझा रही है, तो हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज हमने बुक का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं किया, बाकी अलग से ही समझाया। तो थोड़ा देख लेते हैं लास्ट में जाते जाते
कि जैसे बोल रहा है कि हिमालय अत्यधिक ठंडी वाला जो पवनों से भारतीय महाद्वीप को रक्षा करता है। आप जैसे कि हमने पीछे क्लासों में बताया था, जो कि रूस यानी कि जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसका जो वहाँ की ठंडी हवाएं हैं भारत की तरफ प्रवेश तो करती हैं, भारत की तरफ आती तो हैं, लेकिन हिमालय के अवरोध के कारण भारत में नहीं आ पाती है। यानी कि जो हमारा हिमालय है इन ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। इसके कारण आपको अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद हमारे उत्तर भारत में जो ठंडी है यानी कि तापमान यहाँ पे ऊंचा बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र का प्रवाह कारक जो होता है न तो अधिक गर्मी पड़ती है न ही अधिक ठंडी पड़ती है। जो हमारा गोवा, केरल, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे अधिक गर्मी और अधिक ठंडी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रमुख कारक है समकारी प्रवाह यानी कि जो समुद्र के बगल में ही स्थित है, इनका लोकेशन है, मतलब कि ये क्षेत्र स्थित है। इन कारण इनका हमें प्रवाह नहीं देखना पड़ता, मतलब कि इनका प्रवाह तापमान का अधिक अंतर हम नहीं यहाँ पे फील कर पाते हैं। और जैसे जैसे भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करते हैं इनका तापमान का अंतर हमें महसूस होने लगता है। उसके बाद देखिए, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप का जो मानसून एकता का प्रभाव बहुत ही अधिक स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दिशाओं ऋतु चक्रों को एक लय में प्रदान करता है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उनका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। यानी कि जैसे हमने मैप में देखा, जैसे जैसे हमने केरल में प्रवेश किया, केरल में भीषण वर्षा हुई, परंतु अन्य वाले क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो रही है। जब यह कर्नाटक महाराष्ट्र में पहुंचती है तो भयानक मात्रा में यानी कि मूसलाधार वर्षा होती है। कहाँ पे? केरल और महाराष्ट्र में, बाकी अन्य क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। यानी कि जो वर्षा का समय है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। इस कारण इसको अलग अलग नाम भी दिया जाता है, जैसे कि हमने अभी पीछे बताया। इसके बाद कृषि चक्र, मानव जीवन तथा त्यौहार उत्सव सभी मानसूनी लय के अनुसार चारों मतलब कि अनुसार लोग मनाते हैं। और यह क्या है? उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करती हैं, जो कि कृषि के लिए हमें अत्यधिक लाभदायक होता है। एग्रीकल्चर के लिए हमारी जो कृषि है, भारतीय कृषि है, वह अधिकतर मानसून पे निर्भर है। इस कारण लोग इसका प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण देश एक सूत्र में बांधती है। कौन? हमारा मानसून और नदी घाटियाँ, जो कि इन जलों का संवहन करती हैं और उन्हें भी एक नदी घाटी के नाम इकाई का नाम दिया जाता है। बाकी इसको हम देख लिए। उसके बाद आता है हमारा अभ्यास का क्वेश्चन, जिसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न पूछा है कि नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पे विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। ये हमने अभी बताया था। यहाँ पे आपको आंसर देना होगा। सिलचर पहला बताया है, फिर चिरापुंजी, तीसरा मानसीराम और गुआ घाटी यहाँ पे दिया है। तो सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। चेरापूंजी भी यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो पहली प्राथमिकता हम मानसीराम को देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्न में से किस नाम से जानते हैं। तो लू हमने बताया, हीट वेव, जिसके कारण लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो जून के प्रारंभ में मानसून का आगमन होता है। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत शीत ऋतु की विशेषता है। तो यहाँ पे एक मिनट, कोई क्वेश्चन हमने छोड़ दिया क्या? नहीं, गर्म एवं ठंडी रातें यहाँ पे इसकी विशेषता है। बाकी आगे वाले क्वेश्चन में प्रश्न पूछा है तो इसको आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल से इस चैप्टर को फिनिश किया। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।